तो कैपिटल बजटिंग जो होता है कि जो आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने होते हैं, ठीक है, जो आप कैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो कोई नई आपने फैक्ट्री डाली, या कोई आपने एक्सपेंशन किया बिजनेस का, या फिर कोई आपने पुरानी एग्जिस्टिंग मशीन है जो आउटडेटेड हो गई है, टेक्निकली वो अब यूज में नहीं आ रही है, तो यू हैव टू गो फॉर द चेंज। तो बेसिकली जो हम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछिएगा तो आई कैन टेल यू कि एग्जाम में 3 टाइप के सवाल आते हैं। पहला आता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा आता है कि रिप्लेसमेंट का, तो रिप्लेसमेंट का सिचुएशन कब आएगा, जब आपके पास वो एग्जिस्टिंग मशीनरी होगी और आपको नए मशीन के साथ उसका कॉस्ट कंपेयर करना पड़ेगा। एक बार वापस रिपीट करेंगे क्या सब? बिल्कुल करेंगे। देखिए, कैपिटल बजटिंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्रोजेक्ट में लगाने पैसे। वो इन्वेस्टमेंट कैसे होंगे, यानी कि अगर कोई आपको कोई फैक्ट्री लगानी हो, कोई मशीनरी या इक्विपमेंट बाय करना हो, या कोई एक्सपेंशन करना हो, या फिर आपको कोई ओल्ड मशीन चेंज करनी हो, चेंज ऑफ ओल्ड मशीन, तो ये टाइप के जो डिसीजंस होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जिसमें काफी सारे पैसे लगते हैं, उस टाइप के जो डिसीजन होते हैं, और ये बेसिकली इनकी होराइजन ज्यादा होती है। आप ये जो काम करते हैं इनसे आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलती होती है, तो उस तरह के डिसीजन को हम क्या बोलते हैं जी, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप डिसीजन लेते हैं। तो बेसिकली इसमें आपने बेसिक जो देखना होता है वो क्या देखना होता है कि आपने 4 चीजें देखनी होती है कि या किधर गया। हाँ, तो आपके जो डिसीजन होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपका जो होगा वो या तो आपने कोई नए इन्वेस्टमेंट लेने हैं उससे रिलेटेड है, रिप्लेसमेंट लेने हैं उससे रिलेटेड है, एक्सपेंशन है उससे रिलेटेड है, ठीक है। विच रियल प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड गिवन ऑल द एलोकेशन ऑफ द फॉर्म फ्रॉम द फॉर्म, यानी कौन से चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग आपको हेल्प करता है कि हमको इस प्रोजेक्ट पे जाना चाहिए, हमको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा किसके को ये होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये कंसिस्टेंट होने चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर, यानी जो शेयर होल्डर की जो ऑब्जेक्टिव्स होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कोई आदमी मेरे को ये थोड़ा सा आइडिया दे सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का? कोई आदमी मेरे को दे सकता है आइडिया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये तो कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अभी गायत्री को पता होना चाहिए, एग्जाम दिया है। हाँ जी। तो कैपिटल बजटिंग में जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन जो होने चाहिए वो अलाइन होने चाहिए किससे, शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ। पर इसके अपने कुछ टेक्निक्स है, कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो इसके जो तरीके हैं वो तरीके क्या क्या हैं, हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है पे बैक पीरियड पढ़ना है। आई जस्ट कम टू द पे बैक पीरियड पढ़ना है, एनपीवी पढ़ना है, आईआरआर पढ़ना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पढ़ना है, और लास्ट में कैपिटल रैशनिंग करनी है। यानी हमने जो पढ़ने हैं वो 5 चीजें पढ़नी है इस जगह पे कि क्या क्या टेक्निक्स है, ठीक है।
जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स है, कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है उसमें क्या क्या है, पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है एंड कैपिटल रैशनिंग है। ये चीजें हम लोग को खत्म करनी है, ये चीजें हमें करनी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हम एक पहले हम आपको सिखाएंगे कि कैश फ्लो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी बिजनेस में। जब आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो बोलता है कि कोई भी काम आप करने जाएंगे उसको दो चीजें आपको इवैल्यूएट करनी होती है, इनिशियली दो चीजें निकालनी होती है। एक निकालनी होती है कि आपकी कैश आउटफ्लो क्या है, यानी आप इनिशियली पैसा कितना लगा रहे हो, और उस प्रोजेक्ट से आपकी रेवेन्यू कितनी है, आपको पैसे कितने आएंगे, आइदर इन टर्म ऑफ सेविंग और इन टर्म ऑफ रेवेन्यू। तो ये दोनों आपको चेक करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई टैक्स के इफेक्ट है तो आपको वो देखना होता है। यानी पहला दो पॉइंट आपको समझना चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट में जब पैसे लगाते हैं तो वो कहलाता है कैश आउटफ्लो, और उस प्रोजेक्ट से अगर कोई सेविंग होती है, दैट सेविंग इज नोन एज द कैश इनफ्लो, या फिर अगर उससे कुछ पैसे आते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कैश इनफ्लो। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स आपके साथ अभी करने वाला हूं, और वो न्यूमेरिकल्स में आपके सारे छोटे छोटे जो सवाल हैं वो भी आ जाएंगे, और कैसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं, कैसे हम अपनी सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, दैट वी विल बी कवरिंग टुडे। ठीक है, तो मैं पहले ले रहा कि एक छोटा सा सवाल है, आपने एक इन्वेस्टमेंट करने हैं, इन्वेस्टमेंट में आपका कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है। ठीक है, ईयर 0 पे 500 और ईयर 3 पे 4000। कैन somebody tell me what would be my cash outflow? प्लीज कैलकुलेटर कलम लेके बैठे, कोई आदमी प्लीज करें, बताएं कि मेरा कैश आउटफ्लो कितना है। और इंटरेस्ट रेट है 8%। नाउ कैन somebody टेल मी व्हाट इज माय कैश आउटफ्लो? रोशन भाई बताएं, काजल बताइए। हेलो। सर कैश आउटफ्लो तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से 9,000 है। अरे बाबा, बलंडर मिस्टेक हो गया आपसे, बलंडर समझती हैं, बड़ा बिग मिस्टेक। आपको मैं नहीं। कल मैंने समझाया था कि ये दो अमाउंट कैन नॉट बी एडेड टुगेदर, ओके। तो यू कैन नॉट एड इट, तो यानी आपने गलत कर दिया। अभी आपको क्या करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि मिराज भाई ये तो मैं 5000 लिख रही हूँ, लेकिन ये मेरे को 3 साल बाद मिलने वाला है, लगने वाला अच्छा है। हाँ, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। जी, थोड़ा निकाले। जी। 3680 नहीं होगा क्या? नहीं पता, हम चेक कर ले रहे हैं। अच्छा जी, नहीं। क्या नहीं? नहीं सर, मेरा गलत आ गया था। हम्म। अभी आपको समझ आया कि कैश आउटफ्लो मैंने सही निकाला या गलत निकाला? जी जी सर, समझ में आ गया। चलें, तो ये एक छोटा सा आपसे टेस्ट था पहले दिन के पढ़ाई का, जो आपने नहीं सही किया। जी।
हेलो। यस। मुझे ये 3175 कहाँ से आया नहीं समझा। ये आप मैं ऐसे लगा रहा हूं, ये आपके 3 साल के बाद का इन्वेस्टमेंट है, हम्म। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाइए आप। यानी ये जो 4,000 रुपया है ना, ये एक्चुअल में कैसे है, ये है इक्वल टू, यानी इक्वल टू तो लिख देंगे तो फिर एक्सेल में वो करता है, इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.08 टू दी पावर 3। ये समझ आया था कि नहीं, ये समझ आया क्या? हाँ, ये समझ आया। तो इसको आप ये करो ना, सिंप्लीफाई करो अपने कैलकुलेटर पे, मोबाइल पे, कहीं भी इसको आप सिंप्लीफाई करो। नहीं आ रहा है मेरा अमाउंट ऐसा कुछ। तो बाबा कैलकुलेटर है आपके पास? हाँ, है ना। तो पहले ये तो निकाल के दिखाओ, 1 टू दी पावर 0.8 टू दी पावर 3 निकाल के दिखाओ कितना आता है। 1.2597। 1 पॉइंट 2597। एक 4,000 से उसको भाग लगा के देखो। हाँ, आ गया। तो इसके लिए पुराना वाला एक्सेल प्रैक्टिस करना होता है। ओके। ठीक है, हम्म। चले। अभी अभी मैं एकदम बहुत बेसिक लेवल पे बातें कर रहा हूं, अभी मैं सवाल पे नहीं ले जा रहा हूं। एक छोटा सा सवाल है, एक इन्वेस्टमेंट जो हमने किया, ये अभी जो है इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है, क्या आ रहा है हमको? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो जो आ रहा है, ईयर 1 में आ रहा है 500। ईयर 2 कैसे लिखाएगा ऐसे, ईयर 2। हाँ, तो ईयर 2 से लेके यानी आने वाले 5 साल का मैं हिसाब समझना चाह रहा हूँ। चलो 7 साल लेता हूँ, मेरे पास तो एक्सेल है। बता दो, ये बताओ कि मेरा पूरा इनफ्लो कितना हुआ जी। इज इट करेक्ट इफ आई एम एडिंग लाइक दिस? माय क्वेश्चन फ्रॉम काजल, इज इट करेक्ट टू ऐड लाइक दिस? No, sir. It's No, wrong. sir, because there is a time value of money works Yes, in sir. इनका फ्यूचर वैल्यू कम हो जाएगा, वो हाँ जी। डिफरेंट होगा। अब आपसे सवाल है कि इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाइए, यही 8% के रेशियो पे, यानी यहाँ भी इंटरेस्ट रेट 8% है। ओके। ये थोड़ा कम, थोड़ा कैलकुलेटर लेके बैठे हैं क्या? जी सर, कैलकुलेटर है। जल्दी से बनाए फटाफट, कितना आया इसका आंसर। बताया जाए।
आया नहीं आया? यार 4 पे है, 2 मिनट दीजिए। हाँ दिएगा दिएगा। और अब मेरा हो गया, फोटो भेजू? आंसर बता दो, मैं यहाँ से वैलिडेट कर दे रहा हूँ। पहला 462.9। अभी चेक करते हैं, 1 2 3। कितना है क्या टोटल? हाँ सेम आया। चलो, आपका काजल आया क्या इतना? नहीं सर, मेरा थोड़ा गलत हो गया। पर आपको समझ आया? सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। जैसे ये 1500 का अपन को करना है, तो 1500 का जैसे हमने कैलकुलेटर प्रेजेंट पे वैल्यू आप निकल। कैसे कर रहे हो, मैं सिखाऊं क्या? हाँ जी सर, एक बार बता दीजिए। पहले लिख लो 1500 जी। भागा हम्म। 1.08। जी। 1.08। 08। तो ये 1 साल हुआ। हम्म। ठीक है, तो ये 1 साल हुआ ना। फिर अगर इक्वल टू करेंगे तो ये 2 साल हो जाएगा। ओके 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 ओके। मतलब आई बिलीव कि कैलकुलेटर पे इसी तरह काम करता है, क्योंकि मैंने भी अपने कैलकुलेटर पे देखता हूँ तो इसी तरह काम करता है। हाँ जी सर। अब ये मान लीजिए कि अगर हमको एक बार चेक करना है कि ये मेरा सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो हम एक बार फिर कैलकुलेटर उठा लिया, ये क्लीन किया और मैंने लिख दिया जी 800 भागा 1.08। ठीक है जी। और ये कितना साल है जी? 7 साल है ना। तो इसको बोलेंगे 1 साल बाद, 2 3 4 5 6 7। और थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपका नंबर्स पे हाथ, कैलकुलेटर पे जो हाथ है ना, वो सही चलेगा। मतलब कभी आपसे 8 भी हो जाएगा गलती से, 6 पे भी आके रुक जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 4 5 10 सवाल कर लीजिएगा ना, तो फिर हाथ को भी याद हो जाएगा। ओके। ठीक है, और ये इजीएस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ। और नहीं तो अगर आपको इस पे थोड़ा सा डर है कि मैं गलत करूंगी, क्योंकि डाउट आ सकता है, तो आपने क्या करना है, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखते जाना है। वो कैसे लिखना होता है, मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना है 1/1.08। ये पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया। अब इसी पे कैलकुलेटर पे आपने, आपके पास कैलकुलेटर है, आपको तो कोई मसला ही नहीं है, आपने बस कैलकुलेटर पे इक्वल टू दबा लीजिए, तो ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकल गया। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से भी यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका आंसर इसी पैटर्न पे आएगा। देखिए
आप देख रहे हो? तो देयर इज अ टू वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन ये आपके लिए कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है? आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो जो मैंने पहला वाला जो तरीका आपको सिखाया ना कैलकुलेटर पे, वहां पे आपके मतलब इजी हो जाएगी, फटाफट हो जाएगी, मतलब थोड़े से स्पीड हो जाएगी उस पे। समझ रहे हो ना कि आप कैसे कैलकुलेटर पे कैसे कर सकते हो? इधर देयर इज अ वन वे कि आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम करो, आप जो नंबर्स है उसको डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, जितना टाइम जितना ईयर्स बोला उतना बार उसको डिस्काउंट कर दो। तो अभी आपको कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है? उससे क्या क्योंकि इसके हाँ जी। मतलब ये करना है हर सवाल में, तो आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि मैं किस में कन्वीनियंट हूं। इसमें आपके गलती होने के चांसेस एकदम जीरो हैं, यानी इसका एरर रेट जीरो है। हाँ जी। लेकिन जो पहला वाला है उसमें स्पीड है, पर थोड़े एरर के चांसेस है कि कभी आप एक ज्यादा दबा दिए, कभी एक कम दबा दिए, तो हो सकता है कि आपसे गलत आंसर आ जाएगा। हाँ जी, लेकिन वो ये तो सर एरर वो फ्री मेथड है। ओके सर, मैं दोनों ट्राई करूंगी, जो कन्वीनियंट लगा वो कर लूंगी। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन ये एरर फ्री है, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी आपने एक सवाल कर लिया जी। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट था 5,000 का। इनिशियली दिस इन्वेस्टमेंट वाज फॉर 5,000 and you have earned the outflow 500, 1,500, 2,500, 2,500, 1,500, 1,800 all together आपने earn किया at a present value 7,688। तो अभी आप मेरे को बता सकते हो कि ये प्रोजेक्ट पे आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यू डोंट नो एनी टेक्निक्स, you just have to answer whether you should accept or no, that's all. You don't know any logics, any techniques for the capital budgeting. I just wanted to know कि based on this information can you suggest whether I should go for this investment or no? गायत्री बोलो भाई। नहीं पता। अरे भाई आपने 5,000 रुपया लगाए है, आपको हम्म। 7,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, आपको काम हाँ हाँ। करना चाहिए नहीं हाँ करना चाहिए। करना चाहिए? तो कितना रुपए का आपको नियत में बेनिफिट्स हो रहा है? कितने का बेनिफिट हो रहा है जी? 2688.96। 2,688। कितने का पॉइंट बेनिफिट? 96। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं नेट परसेंट वैल्यू। इसी का इंग्लिश नाम होता है एनपीवी। इसको क्या बोलते हैं जी? एनपीवी। अगर आपसे किसी ने पूछा कि एनपीवी को कैसे डिफाइन करते हो, तो एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन पीवी ऑफ इनफ्लो एंड पीवी ऑफ आउटफ्लो। कैसे लिखोगे? डिफरेंस ऑफ पीवी ऑफ inflow and outflow. That how the NPV is being defined. There is another way of writing. ठीक है, तो एनपीवी को कैसे लिख के राइट, कैसे ये करते हैं, मतलब कैसे लिख के शो करते हैं, तो उसका जो उसको आप ऐसे लिखते हैं, सिग्मा ऑफ पीवी इनफ्लो माइनस सिग्मा ऑफ पीवी आउटफ्लो, दैट इज कॉल्ड एनपीवी। तो एनपीवी कैसे डिफाइन करते हैं? सिग्मा ऑफ पीवी इनफ्लो माइनस सिग्मा ऑफ पीवी आउटफ्लो। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन कर देते हैं। अब एक छोटा सा मेरा सवाल है कि अभी एक मशीन है जी, ओल्ड मशीन है। ओल्ड मशीन जो है, इस पे आपका
बुक वैल्यू है 5,000, या जिसको आप साल्वेज वैल्यू बोल दो, साल्वेज वैल्यू है आपका जी 5,000। आप इसको जो होल्ड करोगे 5,000 में, 4,500 में और 5,300 में, ठीक है। आपको बताना है और आपके पास टैक्स रेट है, क्योंकि आपको आज मैं बताऊंगा कि टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। जो टैक्स रेट है वो है आपको 40% का टैक्स रेट है। टैक्स रेट कितने का है जी? 40% का टैक्स रेट है। तो देखिए, अगर 5,000 रुपए का आइटम अगर आप 5,000 में बेचोगे तो आपको कोई बेनिफिट्स, कोई आपको टैक्स लगेगा क्या? आपका कोई इनकम होगा, इनकम या लॉस होगा क्या? जीरो है। तो आपका टैक्स क्या होगा जी? जीरो हो जाएगा। तो आपके लिए अगर मैं पूछूंगा कि इफेक्टिव कैश फ्लो बताइए, इफेक्टिव कैश फ्लो बताइए, तो आप कितना बताइएगा? नहीं रे बाबा, पैसा आ गया ना, कैश फ्लो बताना है, बेच के जो पैसा आया। पांच हजार कैश इन हैंड नहीं, इफेक्टिव कैश इन फ्लो फ्रॉम दी सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ओल्ड एसेट्स। कितना आया जी? हाँ, स्क्रैप है 5,000। अभी ये 5,000 का था और आपने इसको 4,600 में बेचा, तो आपको कितने का फायदा हो गया? कितने का? हाँ, लॉस हुआ तो कितने का हुआ? 400 का लॉस हो गया। तो जब लॉस होता है तो आपको टैक्स देना होता है या आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है? आपको टैक्स पे नहीं करना होता, बल्कि अगर कहीं पे आपकी पेबल्स पोजीशन होती है तो आप उसको सेट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? सेट ऑफ करते हैं। तो इफ यू हैव अ पेबल पोजीशन इन सम प्रोजेक्ट, आप उसको बोलोगे देखो मेरे प्रोजेक्ट ए में 500 रुपया देना है, बट यहाँ पे मेरे को 200 का नुकसान हो गया, 400 का नुकसान हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा? 500 देना था, 400 का नुकसान हो गया। आप उसको कैसे समझाइएगा? प्रोजेक्ट ए में मेरा जो इनकम था, मेरा इनकम था 1,000 रुपीज का। प्रोजेक्ट ए पे मेरा इनकम था 1,000 का, तो गवर्नमेंट तुमको हमको देना था 1,000 का 40% आई वॉज सपोज टू पे, यानी मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितने की थी? 400 की थी। बट आप गवर्नमेंट को बोलिए कि भाई ये मेरा जो पुराना मशीन जो बेच दिया, जो मेरा प्रोजेक्ट बी है, इस पे मेरे को नुकसान हो गया, अब मेरे को तुम सेट ऑफ करने दो। क्या करने दो? सेट ऑफ करने दो। तो यानी अब जब आप टैक्स पे कीजिएगा तो कितना पे कीजिएगा? अब आप जब टैक्स पे करने जाइएगा तो गवर्नमेंट को क्या बोलिएगा? भाई मैं आपको 600 पे टैक्स पे करूंगा। तो आपको बेसिकली टैक्स का कितना बेनिफिट मिला आपको? इफ यू आर नॉट सेटिंग ऑफ, तो आपको 400 देना था, नाउ यू आर सेटिंग ऑफ, आपको अब कितना देना है? 240। तो आपको बेनिफिट्स कितने हो गया? सेविंग कितने का हो गया? 160। सेविंग ऑफ टैक्स
सेविंग ऑफ टैक्स हो गया आपको 160 का। ये आपको समझ में आया? क्योंकि सीएमए में ये एक सवाल है बकायदा, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनाएं। ओल्ड मशीन है जो कि 5000 की है, 5000 की है, 5000 की है। पहला सिचुएशन 5000 का ओल्ड मशीन है, 5000 में बेच रहे हो, देयर इज नो इनकम, नो लॉस, नो टैक्स पेमेंट, इज इट? यानी कि आपके लिए अगर मैं पूछूं कि आपका इफेक्टिव कैश इनफ्लो क्या हुआ, आप बोलोगे मिराज भाई 5000। क्लियर? सेकंड सवाल मैंने बोला कि 5000 का एसेट है, नाउ यू आर सेलिंग इट फॉर 4600। तो आपने बोला कि भाई 400 का तो नुकसान हो गया। तो मैंने बोला कि 400 का नुकसान हो गया, चलो आप रुक जाओ। आपका एक प्रोजेक्ट था जिसपे आपको 1000 की प्रॉफिट थी, प्रोजेक्ट बी पे 400 का नुकसान हो गया। अगर ये प्रोजेक्ट ए नहीं होता, योर टैक्स लाइफ 400, क्योंकि आपको पूरा 1000 के ऊपर टैक्स देना था। बट सिंस ये लॉस हो गया और इस लॉस से आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो गया 400 से 240 पे, इट मींस आपको सेविंग ऑफ टैक्स हो गया 160 का। ठीक है? तो अभी यहां पे आपको मैंने एक एग्जांपल लेके बताया है, बट यहां पे आपको अगर मैं सिंपली बोलूं तो आप बोलिएगा मिराज भाई मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा 400 का 40% का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब इफ यू वांट मी टू से कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैश फ्लो, आई विल से दैट 4760। कितना मैं बोलूंगा? 4760। 4600 एज अ कैश, 160 एज अ टैक्स सेविंग। काजल आपको समझ आया क्या? यस सर, मुझे समझ में आ काजल गया। आपको समझ आया क्या? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया सर। गायत्री आपको? नहीं, मुझे नहीं समझा। वही टाइप करना पड़ता है। तो देखो, मैं बोला आपके पास एक पुराना एसेट था 5000 का, घर पे रखा हुआ कचरे में, अब बेचने जाएगा आप। तो मैंने बोला आपके पास 3 वैल्यू है जिसमें आप बेच सकता है। पहला वैल्यू बेचा 5000 का, तो आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 5000 का एसेट था, 5000 में बेच दिया, नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो टैक्सेशन। तो आपके लिए अगर इफेक्टिव कैश अगर मैं पूछूं तो आप सीधे बोलना मिराज भाई 5000 मेरा इफेक्टिव कैश हुआ, खत्म। सेकंड में मैंने बोला कि भाई मैंने इसको 4600 में सेल किया। अगर मैंने इसको 4600 पे सेल करा, इसका मतलब मेरे को 400 का नुकसान हो गया। तो चूंकि नुकसान हम किसी और सोर्सेज ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट, तो ये मेरे लिए एक टैक्स सेविंग पोजीशंस है, ये मेरे को एक टैक्स सेविंग प्रोवाइड करता है। तो मैंने बोला कि मेरे को टैक्स की बेनिफिट कितने की हो गई जी? 160 की टैक्स बेनिफिट हो गई, बिकॉज ये मैंने नुकसान हो गया था, तो मेरे को टैक्स की बेनिफिट हो गई। इसका मतलब 160 हम नहीं अब पे करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट पे। तो अगर मैं पूछूं कि इफेक्टिव पैसा आपके पास कितना आया, तो आप बोलोगे 4600 तो हमको कस्टमर से आ गया जिसको हमने बेचा था, और 160 मैंने गवर्नमेंट से सेव कर लिया, क्योंकि अब हमको 160 का टैक्स नहीं पे करना है। तो इस तरह मेरे को इफेक्टिव कैश फ्लो मेरे लिए आ गया 4760। अब तीसरा जो सवाल है वो है कि 5000 का सामान हमने 5300 में बेचा है। अब मेरे को टैक्स भी पैसे पे करने पड़ेंगे। अब मेरा इफेक्टिव कैश फ्लो क्या होगा वो मैं चेक करता हूं। तो मैंने बोला कि 5300 में बेचा, तो मेरे को प्रॉफिट कितना आया? मेरे को प्रॉफिट जो आया वो आया 300 रुपए का प्रॉफिट आया। अब मैं टैक्स कितना पे करूंगा जी? 120 रुपए का। तो मेरे लिए इफेक्टिव कैश फ्लो कितना आया? 5300 रुपया हमको रिसीव हुआ और 120 रुपया हमको गवर्नमेंट को पे करना है। तो मेरे हाथ में मेरा इफेक्टिव कैश कितना आया? 5180 रुपया। तो ये पोजीशंस हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ डायरेक्टली इतना ही निकालने कभी कभी देता है, सिर्फ ये निकालने कि आप बताओ कि आपका इफेक्टिव कैश फ्लो क्या होगा।
रोशन भाई, आप कुछ अपना इनपुट दें इसमें, मैं कुछ और इसको इम्प्रूव कर सकूं। नहीं, मैंने सीखा हुआ है, एक जगह मैंने सीखा है, देयर इज अ concept called Kaizen costing. So Kaizen costing says that there is always room for the improvement and that is always through the CI, continuous improvement. तो अभी अगर मैं एक्सप्लेन किया, अगर कुछ और इसमें ऐड किया जा सकता है तो आप मेरे को बताएं कि हाँ मेरा इसमें एक चीज ऐड हो सकता है। कुछ नहीं आ रहा, बट एग्जाम पे ऐसे सवाल है, अगर आपको मैं बोलेंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूं पुराने प्रीवियस ईयर के सवाल निकाल के। ठीक है, तो ये आपको निकालना जरूरी पड़ेगा, क्यों, इसलिए अगर अभी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ ले, मैं आऊंगा उस पर। विराज भाई कंट्रोल Z कर लो तो जाएगा। अभी चला गया भाई, चला गया। चले, तो यहां तक में कोई मसले नहीं है। तो ये दो टाइप के कंसेप्ट हमने बेसिकली अभी कवर किए। अब एक सवाल आता है कि एक तो ये हमने कवर किया, एक ये कवर किया। तीसरा सवाल ये आता है कि हमसे पूछा जाता है कि कैश फ्लो कैलकुलेट करके सिखाए, बताएं। अब सवाल आता है कि हम कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको दो अप्रोच सिखाऊंगा, एक जिसमें हम डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे, एक जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं डालेंगे। आइए, मैंने बोला कि आपने यूनिट सोल्ड किया है, एक 5000 यूनिट सोल्ड किया आपने। उसके बाद 5000 यूनिट सोल्ड किया और सेल्स प्राइस है आपकी 50 की और 50 की। ठीक है जी, सेल्स प्राइस। अब आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट है इसका 25 एंड 25। तो मेरे को कंट्रीब्यूशन अगर निकालना है तो हमने क्या निकालना है, कितना मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा जी, 25 का कंट्रीब्यूशन आएगा। मैंने वेरिएबल कॉस्ट 20 कर दिया क्योंकि वो बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेरा ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि टोटल कंट्रीब्यूशंस, तो आप बोलिएगा टोटल कंट्रीब्यूशन जो आएगा आपका वो ये आएगा कि 30 इंटू 5000 कर लीजिए, आ गया। अब क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और साथ में डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, सिस्टम ने कैलकुलेट किया होगा। आई एम नॉट गोइंग इन इट कि कैसे कैलकुलेट हुआ, तो सिस्टम में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 5000 का। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 25000 का। तो यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 0 कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा फिक्स कॉस्ट है से 35000। अभी मेरे लिए जो इनकम आ रहा है वो कितना आ रहा है, इनकम आएगा कंट्रीब्यूशन माइनस सम ऑफ ये दो। अब मेरा टैक्स रेट है 40% का, तो मेरे को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा जी, ठीक है, ये मेरा टैक्स का पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा उसको हम बोलते हैं आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स का मतलब ये माइनस ये। अब देखते हैं, दो अलग अलग है। अब एग्जाम में हमसे पूछता है कि कैश फ्लो बताइए, तो एक्चुअली ये कैश फ्लो मतलब कि एक्चुअल कैश ऑन कैश बेसिस। ये हमसे पूछना चाहता है कि तुम बता दो
कि कैश बेसिस पे तुम्हारा कैश कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसमें डेप्रिसिएशन जितना हमने पीछे डिसअलाउ किया था, जितना हमने पीछे वो किया था, माइनस किया था, अब सेम अमाउंट हम ऐड कर देंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, टैक्स सेविंग होता है। ठीक है, टैक्स सेविंग टूल है। तो अभी मेरा यहाँ पे कितना आ गया जी, 54 आ गया। 54 मतलब ये प्लस डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये है, यहाँ पे 0 है तो ये 0 आ जाएगा, और इसको हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे मेरा अभी आना बाकी है। तो देखिए यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर लिया, तो ये मेरा क्या आ गया, कैश फ्लो आ गया, ये मेरा कैश फ्लो निकल गया। अब जो सेकंड अप्रोच है उसमें हम जो अप्लाई करेंगे, उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, उसमें हम अप्लाई करेंगे टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन। टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन। अब बात आएगी कि टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि डेप्रिसिएशन को टैक्स रेट से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट जब आप अप्लाई करते हैं, तो आपका निकलता है टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन, यानी आपने कितने का टैक्स बचा लिया है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं कि हमने, ये मेरा डेप्रिसिएशन था, इसके ऊपर हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है, 10,000 का आता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे कितना आ गया जी, हमारा यहाँ पे भी कैश फ्लो सेम आ गया 79,000 का। हमारा कैश फ्लो कितना आ गया जी, सेम आ गया 79,000 का। तो आपके पास दो अप्रोच है, एक जब आप डेप्रिसिएशन आप इनकम स्टेटमेंट में कंसीडर करते हैं, एक व्हेन यू आर नॉट कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन इन द इनकम स्टेटमेंट, देन दोनों में आपके कैश फ्लो विल कम इक्वल, बट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है कैलकुलेशंस में। तो आपने इनकम स्टेट वाले में आपने क्या देखा, डेप्रिसिएशन विल कम कंसीडर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट में, तो आपने यहाँ पे फुल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस किया और यहाँ पे फुल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐड किया है। जबकि यहाँ पे आपने कोई भी डेप्रिसिएशन यू हैव नॉट डन माइनस हियर, बट यू आर एडिंग हियर टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन। तो जब दोनों को चेक कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है जी, आपका जो कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है 79,000 का। तो ये जो कैलकुलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में डायरेक्ट सवाल है। जी भाई, नहीं, टैक्स शील्ड इज वेरी सिंपल, डेप्रिसिएशन टैक्स रेट। नहीं, आपने टैक्स को यहाँ पे डेप्रिसिएशन चूंकि माइनस नहीं किया, तो आपका क्या हुआ कि टैक्स का लायबिलिटी बढ़ गया, तो बढ़ गया, तो आपने अभी उतना से लायबिलिटी घटाना है। रीजन ये है कि डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए, वो टैक्स सेविंग टूल है, आपको इनकम को कम करने देता है। तो आपने नेट कितने का टैक्स बचाया है, सिर्फ 10,000 का। ठीक है, तो ये होता है। तो यहां तक में दो चीजें। अब आइए मैं टेक्निक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लूं आपके साथ। तो टेक्निक्स इज वेरी इजी, वेरी इजी। अब आइए हमारा जो इस सवाल पे हमारा कैपिटल आउटफ्लो है, जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, आउटफ्लो बोलते हैं, वो है हमारा 10,50,000। अभी आप मेरे को बता दें कि 10,50,000 को अगर हमको रिकवर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी ईयर्स आई हैव टू वेट। तो मेरा पहला सवाल बनता है पे बैक पीरियड का। अच्छा, पे बैक पीरियड दो टाइप के होते हैं, एक विदाउट कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक होता है डिस्काउंटेड पे बैक। तो ये होते हैं विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विदाउट कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में
आपको जब पे बैक दिया रहेगा तो हमेशा ये समझिएगा कि क्वेश्चन इज आस्किंग विदाउट कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कंसीडर करना है, आपको सिंपल सिर्फ जवाब देने हैं, क्योंकि ये मोटा इवैल्यूएशन है। तो अगर मैं इसको करूं तो मैं बोलूंगा कि माई रिकवरी टाइम इज 13.29 ईयर्स। इसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा पे बैक पीरियड क्या है, मेरा पे बैक पीरियड है 13.29 ईयर्स। अब आप इसको मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको आता हो तो, ठीक है। तो 13.29 ईयर्स मेरा क्या है, मेरा पे बैक पीरियड है। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो, कैश इनफ्लो पर ईयर, ठीक है। दिस इज अ वन वे ऑफ डूइंग द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का एक और सवाल आता है एग्जाम पे, देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम दैट के आपके पास हर ईयर्स के डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज होते हैं, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं होते बल्कि चेंजेस होते रहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास 6 साल का इनफ्लो दिया हुआ है, पहले साल में आपने कमाया 150, दूसरे साल में आपने कमाया 250, तीसरे साल में आपने कमाया से 100,000, चौथे साल में आपने कमाया 50,000, पांचवें साल में आपने कमाया 100,000, छठे साल में आपने कमाया 125,000। तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं है, ये चेंज हो रहे हैं। तो अगर चेंज होने वाला अगर कैश फ्लो है, इफ वो डिस्क्रीट है, चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। और इस सवाल में मेरा इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है, वो है 500,000, यानी 5 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इस 500,000 को मेरे को रिकवर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाने पड़ेंगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए पहले साल का वो तो सेम रहेगा, लेकिन सेकेंड ईयर पे ये कोई 4 लाख का हो जाएगा। तो आई कैन से दैट कि तीसरे साल में आई विल रिकवर माई इंटायर पैसा, आई कैन रिकवर माई इंटायर पैसा, ठीक है। तो इस तरह से हम बता देंगे जी, टोटल हम 775 कमाने वाले हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज विदाउट कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज द पे बैक पीरियड का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। और ये क्वेश्चन ये अपने आप में प्रिंसिपल बोलता है कि भाई आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये करके आपने बोल दिया कि इस सवाल में आपका पे बैक पीरियड जो है वो 3 साल का है, 3 इयर्स का है। बट एग्जाम में आपको प्रॉब्लम तब होगा व्हेन देयर इज अ, आई विल टेल यू कहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। आपके सवाल सेम है बट थोड़े से मैं चेंजेस कर दे रहा इनफ्लो में। अब मैं इनफ्लो में कर दिया यहाँ पे 240। अब देखिए आपके पास कहीं पे जाके 5 लाख नहीं पहुंचता एज ए एब्सोल्यूट नंबर, कहीं पे जाके एग्जैक्ट 5 लाख नहीं आ रहा है। अगर ध्यान दीजिएगा तो कहीं पे भी जाके आपका 5 लाख नहीं आ रहा है। तो 5 लाख नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 लाख कहाँ और कहाँ फॉल कर रहा है, 5 लाख जो फॉल कर रहा है वो 3 और 4th ईयर के बीच में फॉल कर रहा है। 5 लाख कहाँ फॉल कर रहा है, 3 और 4th ईयर के बीच में फॉल कर रहा है। इट इज फॉलिंग समवेयर इन बिटवीन 3 और 4th ईयर। तो तीसरे या चौथे साल के दरमियान में कहीं पे 5 फॉल कर रहा है। तो सबसे पहले 3 कंप्लीट है, तो आप यहाँ लिखिएगा 3 इयर्स कंप्लीट है। नाउ 5 लाख पुराने के लिए आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 10,000, कितना चाहिए, 10,000 चाहिए। और ये अगले साल में कितना कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो है 50,000। तो इससे आपको एक रेशियो पता चल जाएगा कि ओवर द ईयर आप 50,000 कमाने वाले थे पूरे 12 महीने में। तो अब आपको अगर 10,000 कमाना होगा तो आप कितना दिन काम करेंगे। तो 10/5 कीजिए, पता नहीं कितना आता होगा, 10,000 बटे 50,000, 20% आएगा। अरे बाबा, परसेंटेज के आगे भी दुनिया है भाई। 0.2 बोल
ओके 0.2 ऐसा आएगा हाँ ठीक है, तो आई तो कैन से 3.2 इसको जब कट करेंगे तो 0.2 आएगा, तो आई विल से दैट कि आपका जो ये है रिटर्न मतलब पे बैक पीरियड है वो है 3.0। अच्छा ये 0.2 है ना, तो डायरेक्टली आई कैन ऐड इट, तो 3.2 ईयर्स आई कैन से। ये एक सवाल है। अभी तक हमने आपके साथ सिर्फ दो चीजें डिस्कस करी है, एक ये पे बैक पीरियड जहां पे आपके कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज हैं, दूसरा जब आपके पास डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है जी, जहां पे ये कंस्टेंट नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। तो आपने इसमें क्या करना होता है, आपने इसमें निकालना होता है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना होता है और चेक करना होता है कहाँ पे जाके आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कवर कर लिया, कहाँ पे जाके आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया। तो पहले सवाल में नंबर्स सीधे सीधे थे, तो आपने तीसरे साल पे अपने पैसे रिकवर कर लिए थे, लेकिन दूसरा जब सवाल कर रहे थे तो देयर वाज बिट डिफरेंस। तो आपको देखना है कि पीछे हमने कितने रिकवर कर लिया एज अ कंप्लीट ईयर। तो एज अ कंप्लीट ईयर आई हैव रिकवर्ड in the 3 years 490,000. Rest I wanted to recover 10,000, but this 10,000 will be recovered out of this 50,000, and this 10 by 15 is just to make the ratio how much time it will take. So 3.02 years will be taking to recover my investment. ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा, आपने इसे बना के दिखानी है। Miraj bhai, I have one doubt. Yeah, tell me. Here you return back the depreciation 25,000. Yup. Okay. Here I am just little confusing. Why you are confusing us? Tell me, I will explain. Because the depreciation full amount it is taken. Yeah, because it's full taking and full adding back. Because okay, already tax effect is already done. Okay. Yeah, because I am doing after tax only. Fine. ठीक है, चले एक छोटा सा सवाल का जवाब दें। तो आज खत्म कर दूं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ना? कर लो, आज तो वीकेंड है ना, मुश्किल नहीं। आज पूरे अपने खत्म कर देते हैं, फिर कल मतलब कल का मतलब ट्यूसडे को 7 सवाल है, 70 सवाल है, 70 सवाल भी कर लेते हैं अपने, फिर उसके बाद ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। ये सब सेक्शन में मुश्किल से 4-5 घंटे की पढ़ाई है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है C0, कैश आउटफ्लो, ठीक है। पहले बता दें, जल्दी से बता दें, इसका पेबैक पीरियड निकाल के दिखाएं। इसका पेबैक पीरियड निकाल के दिखाइए। काजल, आपके कोई डाउट है? जी नहीं सर। यहां तक चीजें जा रही है ना समझ? हाँ जी सर। 2.47, 2.5 years. जी 2.5 years। आई डोंट नो वेदर लॉक किया जाए कि नहीं। 1,000 देते तो लॉक कर लो। रोशन भाई, एक भी सवाल आप कर नहीं रहे।
क्या हो रहा है रोशन भाई, आप हैं कि नहीं है? तो सवाल के जवाब नहीं मिल रहे भाई। वो एक उर्दू का शेर है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। मतलब ये सवाल कर रहे हैं तो करके इसका आंसर बताएं। टू पॉइंट एट आया। गायत्री, आपको कुछ आया कि बस ऐसे बैठा है? नहीं, ट्राई कर रही हूँ। नहीं नहीं, करना ट्राई बहुत जरूरी है। काजल, आपका कितना आया? सर 2.52। 2.52। और कामरान भाई, कुछ आपके पल्ले पड़ा क्या? जी मिराज भाई, मेरा 2.4 आ रहा है। 2.4 आ रहा है। मेरा 2.75 आ रहा है। 2.75 आ रहा है। मैं खुद बनाऊंगा, मैं चेक करूंगा किसका सही है, उसे इनाम मिलेगा। मेरा इन्वेस्टमेंट है 5,000 का। तो ये 5,000 जो है यहाँ पे, हाँ, बिटवीन 2 and 3, दैट व्हाट आई हैव, 2 and 3, यानी इसके और इसके बीच में, यानी दो तो कंप्लीट है। अब बात यह है कि 5,000 में 3,900 निकला तो बचा कितना? 1,100। 1,100 रिकवर करने में आउट ऑफ 2,300, यानी 1,100 आउट ऑफ 2,300 कितना टाइम जाएगा जी? 0.47. 1,100 डिवाइड बाय 2,300। जी मेरा तो कुछ ये आ रहा है। I round off किया 5. अच्छा, तो चलो, तो मतलब ठीक है, यानी 2.47 अगर हम दो नंबर्स 2 डिजिट में अगर हम लें तो आई कैन से दैट 2.47 if I am taking 2 digit, or else I can say 2.8। पता नहीं क्यों आ गया, किसका आया था 2.8 नहीं पता, लेकिन गलत आया था। तो 2.5 भी अगर जिसका है वो भी सही है, 2.40 है वो भी सही है, 2.45 के ऊपर कुछ भी रहेगा सही है, 2.4 के आसपास भी है तो गलत है, क्योंकि आपका राउंडिंग ऑफ में मिस्टेक हो रहा है। बिकॉज इट इज 7, इट विल गोज टू द अपर साइड। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब एक छोटा सा मैंने सवाल भेजा था ग्रुप में, आपने अभी किया नहीं। ये सवाल को पढ़ा जाए और ये सवाल के साथ हम आज का क्लास ये करेंगे, ओवर करेंगे। Wilson Corporations won a settlement in a lawsuit and was offered 4 different offer of the payment by the defaulter, defendant insurance company.
A review of interest rate indicate the 8% is appropriate for analyzing this situation, ignoring any tax consideration. Which of the following alternative the controller recommend to the Wilson management? कंपनी बोल रहा है कि 1,35,000 अभी ले लो, कंपनी बोल रहा है कि 4 लाख रुपया पर ईयर एट द एंड ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर. यानी कि Viraj bhai, 96 for from the अगर they hear your voice they will hire you. अरे भाई नहीं चाहिए भाई, मैं ऐसे ही खुश हूँ. समझे? मैं ऐसे ही खुश हूँ भाई. 1,35,000 अभी चाहिए, 40,000 हर साल चाहिए एट द एंड ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर. अगले 4 साल तक हर साल 40,000 करके चाहिए. तीसरा ऑप्शन 5,000 अभी ले लो, 20,000 करके हर साल तक लेना अगले पर ईयर एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स. अभी 5,000 लो, अगले 10 साल तक 20,000 लो, और 5,000 रुपया अभी लो, 5,000 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट ईयर लो, और साथ में एक लमसम अमाउंट 2 लाख रुपया लो एट द एंड ऑफ 10th ईयर्स. और ये सीएमए का सवाल है. आई वांट एवरीबॉडी टू डू, बिकॉज ये सवाल मैंने करवाया है. इसी सवाल के साथ इसमें होगा आज का पूर्ण विराम. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये सबसे सुपर सवाल है.
सवाल मुश्किल है क्या अनस भाई? कर रहे क्वेश्चन गया। क्वेश्चन तो जाएगा, इस संसार में कुछ रहा है कि ये रहेगा? आधा घंटा बच्चा को बोले ना दी ना तो क्या करें, समोसा आधा घंटा भूख के 1.5 घंटा मेरा तो सिर्फ ये बना है, उसको भूख लगी हुई है। मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन 1 बोला है 135,000 अभी लियो, खत्म करो बात। दूसरा ऑप्शन 2 बोल रहा है कि आपने 40,000 करके नेक्स्ट 4 इयर्स पे लेना है, यानी ये 0 इयर्स है, ये 0 इयर्स है, ईयर 0। अब ये बोल रहा है कि ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक आपको बोल रहा है कि एक काम करो, मेरे से पैसे ले लो आप 40,000 एट द एंड ऑफ ईच नेक्स्ट 4 ईयर तक। ठीक है, तो 40,000 आपको हर साल मिलेगा, ये करके आपने ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक ऑप्शन आगे बोल रहा है, ऑप्शन 3 में ये थोड़ा सवाल आपसे प्रैक्टिस मांगता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये बोलता है कि 5,000 अभी दे दो और 20,000 पर ईयर एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 इयर्स तक, यानी अब इसको हम एक बार 4, 5 से लेके 10 तक लेके जाते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि हर साल में 20,000 पर ईयर देंगे अगले 10 साल तक, यानी कि 20,000 आपको अगले 10 साल तक आपको देने हैं, आपको मिलेंगे। पांचवा बोलता है कि 5,000 अभी ले लो। ऑप्शन 4 बोलता है कि 5,000 आप अभी ले लो और 5,000 हर नेक्स्ट 9 ईयर तक ले लो, यहां तक नेक्स्ट 9 ईयर तक ले लो, और एक 200,000 एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर पे 2 लाख रुपया ले लो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, विच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले ये आपको 4 साल का है और ये यहाँ पे डिस्काउंट का रेट कितना है जी, 8% का डिस्काउंट रेट है। तो आप एक बार यहाँ पे अगर डिस्काउंट फैक्टर्स अगर आप एक बार लिख लेंगे तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर पे डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 1.08। They will be the answer, I think. Carry on. ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। अब चूंकि हमको 3 साल का यहाँ पे चाहिए था, तो 3 साल के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये मेरा 3 साल है, ये तो ये मेरा 4 साल है, तो हम एक 4 साल के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये 4 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड कर लेते हैं। एंड दैट इज आई हैव एक्सप्लेन कि ये 4 साल का जब ये ऐड होगा तो इसको एन्युटी फैक्टर कंसीडर कर लिया जाएगा, क्योंकि ये इक्वल अमाउंट है। तो आपने ये 4 साल का ऐड कर लिया, तो आपका कितना आया जी, 3.31। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे एन्युटी फैक्टर में आप ले लो, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लो, तो आपका आंसर बनेगा 1,32,000। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है जी, 1,35,000। तो 1,35,000 और 1,32 में आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, 135। नाउ वी विल एनालाइज द लास्ट, तीसरा ऑप्शन अब एनालाइज कर रहा हूँ।
तो तीसरा ऑप्शन अगर हमको एनालाइज करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको एक सम टोटल चाहिए होगा एन्युटी फैक्टर के लिए, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब सेम अमाउंट है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने एन्युटी फैक्टर निकाला। ये एन्युटी फैक्टर आया मेरा 6.7 एन्युटी फैक्टर हुआ। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.7, और इसको ऐसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इनटू 20,000 तो आया कितना 134 प्लस 5,000, बिकॉज ये 5,000 हमको क्या मिलने वाला है जी इनिशियली। तो अभी मेरा तीसरा ऑप्शन में 139 आ गया। अब हम आते हैं कि फोर्थ ईयर में हमारी क्या पोजीशन रहेगी। तो अब हम ये कर सकते हैं कि हम एक बार फिर ये पूरा चूंकि कॉमन है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक को ऐड कर लेंगे। 0 से लेके 9 तक हमको सेम अमाउंट आ रहा है, तो हम ऐड कर लेंगे तो 7.25 आ रहा है। ठीक है जी, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, और 5,000 एवरी ईयर्स है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरा कितना आया 36,000 प्लस ये जो 2 लाख है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.46 से, तो इससे हमको ये पैसे आने वाले। तो इसका मतलब हमको चौथे ऑप्शन में सिर्फ 1,28,000 रुपया रिसीव होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मी इन दिस सिचुएशन। मैं बोलूंगा मेरे लिए ऑप्शन सी बेहतर है, बिकॉज इट गिव्स मी मोर आउटपुट। ये मेरे को मोर रिजल्ट दे रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप प्रेजेंट वैल्यू का अगर सवाल किए होते तो आपका माइंड चलता। रोशन भाई कुछ तो बोले। रोशन भाई